जी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस आज शुरू कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में ओ लेवल्स में आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। ओ लेवल्स में आपने 4 ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस थी ओ लेवल्स में? पहले थी रिफ्लेक्शन, देन रोटेशन थी, फिर एनलार्जमेंट थी और फाइनली ट्रांसलेशन। अब हमारे ए लेवल्स में 3 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन। आइए इसको फंक्शन की फॉर्म में भी समझते हैं कि ट्रांसलेशन जो है वो फंक्शन कैसे ट्रांसलेट होता है। सेकेंड, स्ट्रेच, एंड फाइनली द थर्ड वन इज रिफ्लेक्शन। ये 3 ट्रांसफॉर्मेशंस आपने ए लेवल्स में पढ़नी है। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। अच्छा देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि एक फंक्शन है आपके पास fx, ट्रांसलेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट fx बी अ फंक्शन ये मैं एग्जाम्पल से भी क्लियर करूंगा। तो ये बताएं इब्राहिम कि x माइनस ए फंक्शन क्या होगा? What is fx minus a? Now see, let's take some example. अगर मैं आपसे कहूं कि fx जो है वो fx is equal to x है, अगर आप इस ग्राफ को बनाओ बेटा तो क्या बनेगा? ये देखिए, इस पे कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं? 1 1, 2 2 एंड सो ऑन, -1 1 और ऑब्वियसली 0 0 तो है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं fx माइनस 2 निकालें, तो fx माइनस 2 का क्या मतलब है? यहां अगर x की जगह x माइनस 2 आ रहा है तो यहां भी x माइनस 2 आ जाएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो क्या बनेगा? व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन? x माइनस 2 क्या हो जाएगा? देखें, x 0 पे y माइनस 2 हो जाएगा। x 1 पे क्या हो जाएगा? -1, यानी x 1 के ऊपर y -1 हो जाएगा, और 2 के ऊपर 0 हो जाएगा। ऐसे ही -1 पे क्या हो जाएगा? -3। क्या हो रहा है इस ग्राफ के अंदर? ये बहुत अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन बहरहाल ये देखें, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, ये देखें, ये पूरा ग्राफ क्या हो गया? 2 यूनिट नीचे हो गया। द ग्राफ इज, सॉरी, 2 यूनिट आगे हो गया ये ग्राफ। नोटिस करें ये ग्राफ यूं जा रहा है। ये देखें, जो पॉइंट 0 था वो कहां पहुंच गया आपके पास? 2,0 के ऊपर। देखें, एक ही पॉइंट ले लेते हैं 0। जो 1 1 था वो कहाँ पहुंच गया? ये देखें यहाँ पे 3,1। ये देखें क्या हो रहा है? ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ 2 यूनिट हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ गया। नोटिस करें, जो x वैल्यूज हैं, यानी यहाँ पे x 0 थी तो y 0 थी, यहाँ x 2 हो गया तो y 0 हो गया। यहाँ x वैल्यू जो थी 1, जरा x वैल्यूज को गौर से देखें। x वैल्यूज 2 बढ़ गई हैं तो y वैल्यूज वही हैं। x वैल्यूज 2 बढ़ी हैं तो y, इसको इतना बड़ा ग्राफ की सूरत में स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। पेपर में आपने क्या लिखना है कि ये जो वैल्यू है इसको अगर आप 0 के इक्वल रख दें तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास, यानी ये 2 यूनिट आगे हो जाएगा ये ग्राफ हॉरिजॉन्टली। दिस ग्राफ विल बी ट्रांसलेटेड 2 यूनिट्स इन द पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन। मैं एक और तरीके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अगर आपके पास ये वाला ग्राफ है, फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू sin x, तो इसका क्या मतलब है? ये देखें, आप साइन का ग्राफ बना लें फॉर द डोमेन 0 to π। ये देखें, ये आपने 0 to π के लिए, 0 to 2 π के लिए ग्राफ बना लिया ये, और आपको पता है ये π/2 है और ये 3π/2। अब आपका ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स भी इसमें रिवाइज हो जाएंगे। दिस इज 0, 90, 180, 270 एंड 360। नॉर्मल पीरियड अगर आप याद करें, साइन का 2π होता था। कोई आपसे कहे ये वाला ग्राफ बनाओ, चलो x माइनस π कर देते, तो आपने एग्जाम में क्या करना है? आपने इसको 0 के इक्वल रखें। x को अगर आप 0 के इक्वल रख दें, x माइनस π को, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका मतलब है ये वाला ग्राफ अब π से स्टार्ट होगा। This graph will be starting from pi.
अगर आप इस ग्राफ को बनाए पाई से स्टार्ट करें, ये देखें तो ये 0 पाई फिर 2 पाई और फिर 4 पाई, इसका पीरियड तो वही रहेगा, सिर्फ ये स्टार्ट पाई से होगा। ये देखें ये ग्राफ बन गया, ये 0 हो गया ये ग्राफ। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर इसके 4 हिस्से, ये पाई है, ये 2 पाई है और ये 4 पाई हो जाएगा। जरा गौर से समझे बात। तो इसका मतलब ये है कि 3 पाई बाय 2, पाई प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 2। इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ में अगर मैं x की जगह 3 पाई बाय 2 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1, जो कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। इज दैट राइट? अब यहाँ बेटा अगर आप लोग x की जगह पुट कर दें 3 पाई बाय 2, आइए पुट करते हैं। तो इफ आई पुट f 3 पाई बाय 2 हियर, यानी इस फंक्शन में मैं 3 पाई बाय 2 पुट कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 3 पाई बाय 2 माइनस पाई। तो ये बन जाएगा 1.5 पाई माइनस पाई इज पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, ये आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। तो देखें इस वैल्यू के ऊपर वैल्यू 1 आ रही है। सारी बात का मकसद क्या था? अगर आपसे कहा जाए कि ये ग्राफ और इस ग्राफ में कौन, इफ दिस ग्राफ इज मैं एग्जाम की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, if this graph is transformed onto this graph, what has happened? तो आप क्या कहेंगे? This has been translated in the x direction by a magnitude of pi. यानी आप ये 0 रखकर जो भी वैल्यू निकालेंगे, ये ग्राफ इतना आगे से स्टार्ट होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो आपने पिछली एग्जाम्पल दी थी, जो इरेज कर दी मैंने, ये पूरा आप नोटिस कीजिएगा, ये पूरा ग्राफ अगर आप दो, जैसे अगर आपसे ये कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि आप इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में x-2 का ग्राफ बनाएं तो वो कैसा बनेगा? ये पूरा ग्राफ 2, देखें यहाँ x-2 को 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2। अब ये पूरा ग्राफ 2 यूनिट आगे हो जाएगा। ये तो हमें ऐसे नजर, ये साइन का ग्राफ था ना, तो हमने पूरा ग्राफ पाई से शुरू कर लिया और शेप वही रखी। इसमें ऐसा चक्कर नहीं है कि ये कहीं एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, इसमें सारे पॉइंट्स 2 आगे हो जाएंगे। तो अगर वो एग्जाम में आपसे कहता है इसको बना के दिखाओ, तो आपने क्या करना है? जो जो जैसे 0 है ना, इसको आप 2 0 कर दें। जो आपके पास 1 1 है, इसको आप 3 1 कर दें। फिर आपके पास ये 2 2, 2 में 2 ऐड किया तो क्या आ जाएगा? 4 2। ये देखें 4 और 2, ये देखें 4 2। सिमिलरली ये 0 0 ये हो गया, 1 1 हो गया, ये तीनों पॉइंट्स आ गए। फिर मैं बहुत अच्छा स्केल नहीं लिया है इसलिए ऐसा बन रहा है। बहरहाल अब आ जाए -1 1, -1 में 2 ऐड करें तो 1 पे आ जाएगा -1, ये आ जाएगा एंड सो ऑन। अगर आप इसको ज्वाइन कर दें तो यू विल हैव अ ग्राफ लाइक दिस। ये पूरा ग्राफ 2 यूनिट आगे हो गया। आप कहें सर मैं अगर यहाँ मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके निकालूं, मतलब मैं यहाँ 0 पुट करूँ, -1 पुट करूँ, 1 पुट करूँ, 2 3 4, ये पॉइंट्स भी खुद ब खुद आते जाएंगे। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। ये आपका ग्राफ इस तरह से बन जाए। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। तो आप ये कह सकते हैं लेट देन f(x-1) is a horizontal translation ये बाद में जब मैं सारी ट्रांसलेशन बना दूंगा तो एक आपको एक उसमें लिख दूंगा सारी कंडीशन एक साथ। अभी तो इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे हैं ना। फिर x इज इक्वल टू a in positive x direction, in positive x direction। अच्छा कॉमन सेंस है, यहां मैं प्लस माइनस लिख देता हूं, या माइनस है। अगर प्लस होता तो, अगर यहां लिखा हुआ f(x + a) तो क्या होगा? फिर आप x प्लस, आप यहां जो भी वैल्यू दी हुई हो उसे 0 के इक्वल रखकर वहां से x की वैल्यू निकाल लें। यानी अगर f(x - a) है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए f(x + a), ये क्या होगा? तो आप x + a को 0 रखें। ये शो करने की जरूरत नहीं है, स्टेप एग्जामिनर को मैं समझाने के लिए बता। तो पूरा का पूरा ग्राफ -a पीछे हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल cos x एंड cos x + 90 में क्या फर्क है? इफ समवन आस्क्स यू टू प्लॉट दिस एंड दिस, तो सबसे पहला तो आप ये करेंगे x + 90 को 0 रखें तो x क्या आ रहा है? -90। सो दिस ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम -90।
सो cos x का जो ओरिजिनल ग्राफ है वो ये है, दिस इज द cos x ओरिजिनल ग्राफ। ये कहाँ से, अच्छा ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 चलो 90s में लिख लेते हैं, डिग्रीज में लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे लिए बच्चों के लिए ज़रा कंफर्टेबल होता है। ऑल्दो यू मस्ट एज एन इंजीनियर्स यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद डिग्रीज एंड रेडियंस बोथ। ये 360 आ गया ना, ये हमारा स्टार्ट होगा, ये देखें अगर ये 0 है तो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा -90 से। देखिए ये जो x की वैल्यू होती है ना, x के साथ जो वैल्यू, पीरियड यही डिफाइन करती है। पीरियड याद कीजिए, जितने एंगल्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है वो x के साथ जो, जैसे आपको याद हो cos 2x में क्या फर्क होता है cos x और cos 2x में, cos से 2x का ग्राफ का पीरियड 180 हो जाता है, आप इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। पीरियड के लिए आप x की वैल्यू देखें ये अब आप ये सीख रहे हैं कि इन ग्राफ्स और इन ग्राफ्स में क्या फर्क है। ये ग्राफ ट्रांसलेट हो गया है, पीरियड इसका सेम है, यानी x के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वही पीरियड डिफाइंड, द पीरियड विल बी डिफाइंड बाय द कांस्टेंट रिटन विद द x वैल्यू, एंड सिंस इट इज 1 the period remains 360, which is the normal period for cos x, which can be seen here. So if the curves start from -90, where should it end up for 360? 270, very good. तो 90 ये आ गया, एक ये हो गया, फिर 180 and finally 360, ये आपके पास, ये देखिए you start from here, यानी maximum से start होता है cos, it start from maximum 1 से and comes to 0, then goes to minimum 1, comes to 0 again, and finally वो 1 पे आ जाता है। देखें ये ग्राफ बन गया। अब आप सोच रहे हो कि सर cos 0 पर 1 होता है, लेकिन ये वाला ग्राफ cos 0 पे 0 है, लेट्स पुट 0 here। तो अगर मैं cos 0 पुट कर दूं यहाँ, cos यानी x की जगह 0 पुट कर दूं तो cos 90 बनता है और cos 90 0 होता है, कैलकुलेटर में देख सकते हैं। 90 पे cos -1 है, जबकि 90 पे cos 0 होता है, एक्चुअल ग्राफ cos का 90 पे 0 होता है, लेकिन x + 90 जो है वो 90 के ऊपर -1 दे रहा है। पुट 90 here, तो इफ आई पुट 90 here तो 90 + 90 इज cos 180, और कैलकुलेटर से चेक करें तो cos 180 -1 है, देखो -1 आ गया। सो अगर x - a है तो it will be horizontally translated in the positive x direction, and if it is +a it will be horizontally translated in the negative x direction। ये आपका ट्रांसलेशन, यही मतलब ये हो गई हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। लेट्स डिस्कस द वर्टिकल ट्रांसलेशन। हम यूँ लिख देंगे, देखें ना ट्रांसलेशन में कि f(x + -a) का क्या मतलब है, +a shows the नेगेटिव ट्रांसलेशन एंड -a shows the प्लस ट्रांसलेशन। ये बाद में मैं बॉक्स बना के करा दूंगा, फिलहाल आप समझे वर्टिकल ये था, इसको आप कह दें हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन कह दें, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। प्लीज ये हम ट्रांसलेशन की हेडिंग में हमने पहले की हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, आइए हम करते हैं वर्टिकल ट्रांसलेशन। वर्टिकल ट्रांसलेशन क्या है, बड़ी आसान है ये बात। नाउ अगर आपने, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन then you can understand this transformation as well very easily. Now tell me what is the difference between these graphs. For example, if this graph is sin x, what is the difference between these two graphs? What is the difference between these two graphs? You studied in your trigonometry. इन दोनों में क्या फर्क है? What is the difference? ये ग्राफ 2 यूनिट ऊपर हो गया, ये ग्राफ 2 यूनिट, और अगर मैं यहां माइनस लिख दूं तो ये ग्राफ 2 यूनिट नीचे हो गया। दैट्स द वर्टिकल ट्रांसलेशन। अभी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन में ये, अगर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, चलें आपको पता है कि साइन एक्स है, साइन एक्स का जो यहाँ, इसको हम एक्सिस ऑफ द कर्व पढ़ के आए हैं, तो एक्सिस ऑफ द कर्व 0 है, यानी y = 0 इज द एक्सिस ऑफ द कर्व। यहाँ से हम 1 यूनिट ऊपर जाते हैं, 1 यूनिट नीचे आते हैं, तो ये -1 हो गया और ये +1 हो गया। और अगर हम sin x -2 बनाएं, या +2 लिखा था पहले, तो अगर आप +2 पे जाते हैं, लेट्स से ये ओरिजिन है, तो ये आपका y = 2 लाइन है।
दिस इज y इज इक्वल टू 2 या f(x) इक्वल टू। अब इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर गोज मैक्सिमम 1 ऊपर जाएगा और 1, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यूं बन जाएगा, यानी ये 1 वैल्यू आ जाएगी और ये 3, ये देखें। तो ये पूरा ग्राफ देखिए इसका हॉरिजॉन्टली ये सेम है, यानी अगर ये 360 तक है तो ये भी 360 तक है, यानी अगर मैं एंगल यहीं लिख दूं एंड दिस इज 0, तो इसका पीरियड सेम रहा लेकिन ये वर्टिकली ऊपर उठ गया है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसलेशन। यानी आप यूं समझें कि इफ वी हैव अ फंक्शन f(x) देन f(x) plus a is a vertical translation by a factor of plus a in the positive vertical direction, in the positive vertical direction. f(x) plus a is a, इस तरह माइनस हो तो नीचे आ जाए। बच्चे ये सोचते हैं सर कि इस ग्राफ की सूरत में हम क्या करेंगे, ये देखिए वो आपसे कहे ये ग्राफ बना दें और ये वाला ग्राफ बना दें, जस्ट प्लॉट दिस, इफ दिस इज द फंक्शन प्लॉट दिस फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन आप बनाएं तो ये क्या बनेगा, x 0 पे y -2, x 1 पे y -1, x 2 पे y 0। दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी हैव। ये ग्राफ +2 का मतलब है ये पूरा ग्राफ 2 ऊपर उठ जाएगा, यानी अगर ये पॉइंट 0 -2 है, ये ग्राफ 1 -1 है और ये है 2 0, आप इस पूरे ग्राफ में x सेम रहेंगे, y ऊपर हो जाएंगे, y 2 यूनिट ऊपर हो जाएंगे, सॉरी 2 यूनिट नीचे हो जाएंगे। ये अगर आपका ओरिजिनल ग्राफ है और आप +2 ले रहे हैं तो +2 यूनिट्स ऊपर हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ये देखें ये पॉइंट ऐसे ही रहेगा, 2 यूनिट ऊपर हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2, 2। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, -1 है, क्या बन जाएगा 1, +1। वेरी गुड, ये आ गया। और ये है 0, -2, तो ये क्या हो जाएगा, आप नोटिस करें, ये देखो 0 0 1 1 2 2 ये पॉइंट्स हैं y = x लाइन के। जरा इस ग्राफ को बनाते हैं, आइए। अगर मैं इधर लिख दूं x -2 +2, तो ये फंक्शन क्या बन रहा है। अगर इस फंक्शन का नाम हम एक और रख दें gx, आपसे एग्जाम में वो ये कहता है कि gx x +2 है, fx +2 है, बताइए gx की इक्वेशन क्या बन रही है। तो आप क्या करेंगे, gx इज, यानी ये ग्राफ 2 ऊपर हो गया है, तो आप क्या करेंगे x +2 x -2 +2, ये 2 2 कट गए, gx क्या बन रहा है मेरा, gx = x। तो अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं तो gx = x ग्राफ क्या होता है, इसमें सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, यानी 1 1 2 2 0 0 -1 1। तो आप नोटिस करें हमारा ये ग्राफ भी तो ऐसे ही बना। तो अगर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ग्राफ हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट कर रहा है, और अगर बाहर कोई वैल्यू ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो वर्टिकली ट्रांसलेट कर रहा है। +a इज द पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन, और अगर -a होता तो इट वुड हैव बीन नेगेटिव वर्टिकल डायरेक्शन। आई होप ये बात क्लियर होगी। ये आज ट्रांसलेशन की बात की है, कल हम एक ही क्लास में इंशाल्लाह स्ट्रेच और रिफ्लेक्शन भी कर लेंगे, एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग द पास्ट पेपर। Thank you very much, beta. Yesterday we started transformation and we discussed translation. We discussed translation. Yesterday we discussed horizontal and vertical translation. Today we'll start with the stretch. But before starting stretch, we'll discuss the transformation first. How do you? आपको कैसे पता चलता है कि horizontal translation हो रही है किसी फंक्शन की? कैसे पता चलता है? अगर f(x) एक फंक्शन है तो horizontal translation कैसे पता चलती है? ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस, वेरी गुड बेटा, शाबाश, +- a, इस पे कल बात हो गई। अगर +a है तो इसका क्या मतलब है कि आप इसको अगर आप 0 कर दें, यानी ये पूरा कर्व जो है -a पीछे चला गया, जो भी x कर्व है वो -a पीछे चला गया। यानी अगर यूं है कर्व तो ये कर्व यहां a यूनिट्स इधर बन जाएगा, यानी यूं बन जाएगा, ये यूं बन जाएगा अगर प्लस है तो। यानी अगर ये 0 0 था तो इसका जो वर्टेक्स है वो 0 -a हो जाएगा, और इस तरह सारे पॉइंट्स
कि हॉरिजॉन्टल चेंज हो जाएंगे, वर्टिकल सेम रहेंगे। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन में वर्टिकल, ये देखें आपका, सॉरी ये -a0 हो जाए, ये देखें, यानी ये जो कोऑर्डिनेट था ये -a पीछे चला गया, ऐसे ये वाला जो होगा ये भी -a पीछे चला गया, ये वाला कोऑर्डिनेट जो है, ये वाला कोऑर्डिनेट ये -a पीछे चला गया। y सेम रहते हैं, a चेंज हो जाते हैं अगर ब्रैकेट में प्लस हो रहा है, और अगर ब्रैकेट में माइनस हो रहा है तो आप क्या करते हैं, इसको 0 कर दें तो x आ गया a, यानी ये पूरे का पूरा a आगे चला जाएगा। यानी अगर आपका ग्राफ, और इस पर कल बात हो गई, मैंने ग्राफ भी बनाया था, यानी द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू इन द हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। और वर्टिकल ट्रांसलेशन में क्या था बेटा, fx प्लस a प्लस माइनस a, तो बिल्कुल बाहर हो रहा हो तो अगर fx प्लस a है तो द होल कर्व विल बी ट्रांसलेटेड अपवर्ड इन द विद द मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, और fx माइनस a में पूरा का पूरा जो वेक्टर है वो नीचे आ जाए। अच्छा, जब हम पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखिएगा उसमें कॉलम वेक्टर भी बन जाता है, यानी अगर आप यहाँ लिख दें x ट्रांसलेशन और यहाँ लिख दें y ट्रांसलेशन, यानी अगर वो आपसे कहे कि किसी कर्व को ट्रांसलेट कर दें बाय फैक्टर ऑफ दिस, तो x डायरेक्शन में 2 हो रहा है और y डायरेक्शन में 3, ये पास्ट पेपर के जब क्वेश्चंस करेंगे उस वक्त इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, नॉट फॉर द मोमेंट। अभी आप बेसिक्स समझ लें, आई होप ये क्लियर होगी ट्रांसलेशन। आज हम जो बात करेंगे वो है स्ट्रेच की। एक ज़माने में स्ट्रेच ओ लेवल्स में होती थी, अब वो ओ लेवल से चेंज करके उन्होंने ए लेवल्स में रख दी। इस स्ट्रेच का क्या मतलब है, जैसे स्ट्रेच करना, जैसे हम आम लाइफ में कहते हैं स्ट्रेचिंग, ऐसे ही स्ट्रेच है। क्या है, आइए देखते हैं। जैसे बेटा मैं अगर आपसे कहूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक रबर बैंड अपनी उंगलियों में यूं कर लूं, फॉर एग्जाम्पल एक रबर बैंड यूं करके, और मैं इस जगह को रोके रखूं और इन उंगलियों को ऊपर करूं तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी जो अगर मैंने यूं रेक्टेंगल बनाया हुआ है एक रबर बैंड को लिए, इस हाथ को रोके रखूं और इसको खींच दूं, ये स्ट्रेचिंग है। आपके यहाँ स्ट्रेचिंग में एक चीज होती है जिसे कहते हैं स्ट्रेच फैक्टर। स्ट्रेच फैक्टर, ये बहुत आसान चीजें हैं, सिर्फ समझने की जरूरत है, और स्ट्रेच फैक्टर से आप वाकिफ हैं, यू नो व्हाट इज स्ट्रेच फैक्टर। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री से आपको एग्जांपल से समझाता भी हूं। स्ट्रेच फैक्टर क्या है, देखें एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि क्या फर्क है, चूंकि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स, कैन यू टेल मी। सॉरी, इसका नाम दूसरा रख देते हैं, gx। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स। अगर यूं लिखा हुआ बेटा a sin bx प्लस c एक फंक्शन है, दिस a shows the amplitude, दिस c shows एक्सिस, और ये क्या शो करता है, पीरियड। यानी इसका जो नॉर्मल पीरियड है और 2 पाई, जो भी नॉर्मल पीरियड है आपको इसको इस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास इस फंक्शन का पीरियड आ जाता है। ऐसे ही है, तो इसका पीरियड कितना है और इसका पीरियड। अब अगर हम इसको बनाएं ग्राफ को, आइए, आपको पता है इसका एम्पलीट्यूड 1 है, इसका एम्पलीट्यूड भी 1 है, इसका एक्सिस 0 है, इसका एक्सिस भी 0 है। आइए इन ग्राफ्स को प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ये देखें साइन एक्स को, ये देखें 360, 90, 180 एंड 270। अच्छा, अब इस ग्राफ को अगर हम बनाएं, स्केल में बड़ा ही रख रहा हूं, ये 180 पे कंप्लीट हो जाएगा एक चक्कर, ये 90 हो जाएगा, तो ये शेप यूं बन जाएगी। और अगर आप 360 तक बनाएं तो एक चक्कर और बन जाएगा, ये बात आपको पता है। क्या हुआ है, अब देखें यहां आपने, अगर आप 90 पुट कर रहे हैं तो y1 आ रहा है, fx1 आ रहा है, यानी f90 इज 1। यहां पर 1 कहां आ रहा है, 45 पे।
आपको पता है 180 पीरियड है, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़कर आए कि पीरियड जो भी होता है उसे आप 4 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास इंटरवल्स आ जाते हैं। यानी अब देखें यहाँ मैं क्या पुट करूँ x की जगह कि ये 90 बन जाए 45। तो क्या हुआ, बेसिकली ये कर्व कंप्रेस हो गया। इसको हम श्रिंक भी वर्ड यूज होता है, कंप्रेस भी कहते हैं। यानी ये वाला जो वैल्यू है, यानी x के साथ जो वैल्यू आती है, हाँ बोले, जो x के साथ बेटा वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू एक्चुअली कर्व को कंप्रेस कर देती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंड कंप्रेस बाय दिस फैक्टर, दिस पर्टिकुलर कर्व, व्हाट इज द, अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कर्व, दिस कर्व हैज बीन कंप्रेस्ड और श्रिंक्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2। वो 360 तक खिंच रहा था, ये 180 के अंदर कंप्लीट हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि अगर मैं यहां लिखता हूं, लेट fx बी अ फंक्शन, अगर fx एक फंक्शन है, देन f(ax), देन in f(ax) the function fx has been stretched आप सोच रहे होंगे सर अभी आपने यहाँ पे कंप्रेस का लफ्ज यूज किया था, यहाँ स्ट्रेच यूज कर रहे हैं, सुने, हैज बीन स्ट्रेच बाय अ फैक्टर ऑफ 1/a। जरा गौर से देखिए, बाय अ फैक्टर ऑफ 1/a, ये देखें, क्यों, 2 से डिवाइड हो गया इसका जो वो है, यानी कंप्रेस हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्ट्रेच? y वैल्यू सेम है, x वैल्यूज कम हो गई अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो रही है। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, ये मैं अभी लिख देता हूं इसको, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, ग्राफ हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो गया। ऐसे अगर आपसे कोई कहे कि आप साइन हाफ x का ग्राफ बनाइए तो क्या बन जाएगा, देखें इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय हाफ, इट्स 720, यानी ये 720 में कंप्लीट होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, स्केल भले वही रख दें, तो ये 360 है और ये 720 है। यानी ये ग्राफ अगर नॉर्मल 360 में कंप्लीट हुआ था तो ये अब ये स्ट्रेच हो गया है। अगर आप उसके लिए कंप्रेस या श्रिंक का वर्ड यूज कर रहे हैं तो स्ट्रेच हो गया। तो हम यहां कहेंगे कि अगर एफ हाफ ए है, यानी हाफ यानी 1/a x, अगर यूं हो तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी स्ट्रेच बाय फैक्टर ऑफ a। यानी अगर 1/2 था तो डबल हो गया पीरियड इसका, यानी वही वैल्यू जो 90 पे 1 आ रही थी अब कहां 1 है, 180 के ऊपर। तो 180 90 का क्या है, डबल है। यानी अगर ये आपका 1/, में आ जाए कोई वैल्यू तो स्ट्रेच हो रहा है बाय फैक्टर ऑफ a, और अगर a आ जाए तो स्ट्रेच हो रहा है, और दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। ये मैं अभी एक कॉलम बना दूंगा, उसमें सारी बातें लिख दूंगा। आपको पॉइंट समझ आ रहा है, आर यू गेटिंग इट? आइए अब थोड़ा सा वर्टिकल स्ट्रेच की बात करते हैं, दैट वाज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। यहाँ लिख भी देते हैं, fx द फंक्शन हैज बीन स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली। ये मैं अभी लिख दूंगा शॉर्ट करके इसको भी, यानी आपको ये याद रहे। अब देखें कल के और आज के में फर्क क्या है। अगर ब्रैकेट में ऐड हो रही है चीज तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, बाहर ऐड हो रही है तो वर्टिकल ट्रांसलेशन। प्लस माइनस की अभी हम डिस्कशन में नहीं जा रहे, वो कर चुके हैं हम। प्लस है तो पीछे जा रहा है, माइनस है तो आगे जा रहा है, ऐसे ही है। हाँ, वर्टिकल में प्लस है तो ऊपर जा रहा है, माइनस है तो नीचे जा रहा है। आई होप ये क्लियर है। हॉरिजॉन्टल में अगर x प्लस, ये बात हो चुकी है, ठीक है ना। अब आ जाए स्ट्रेच में। स्ट्रेच में क्या हो रहा है कि अगर आपके पास ax लिखा हुआ है तो इट्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बाय फैक्टर ऑफ 1/a। इसके लिए साइन 2x और साइन हाफ x याद रखना अपने दिमाग में, ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए कि अगर इंटीजर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो वो एक्चुअली पीरियड को शॉर्ट कर देगी, और अगर डिवाइड हो रही है तो बढ़ा देगी। इज दिस क्लियर अब्दुल्ला? ठीक है बेटा। नाउ
और एफ हाफ ए 1/ax, ये आपकी स्ट्रेच हो रही है बाय फैक्टर ऑफ ए, और ये एक्चुअली कंप्रेशन हो रही है बाय फैक्टर ऑफ ए। ये मैं आपको अभी अलग से लिखवा भी देता हूं। लेट्स मूव टू द वर्टिकल स्ट्रेच। वर्टिकल स्ट्रेच आपको कैसे पता चलेगी, मतलब ए वैल्यू कहां लगे? अगर ब्रैकेट में x प्लस ए है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो रही है, अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है यानी f ब्रैकेट ax तो वो a स्ट्रेच कर रही है हॉरिजॉन्टली। तो वेयर डज द वर्टिकल स्ट्रेच स्टैंड? आइए देखते हैं। आइए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं ये gx sin x बना हुआ है, व्हाट अबाउट 2 sin x का ग्राफ sin x से कैसे डिफरेंट है? देखें, हाँ, एक्सिस इसका भी 0 है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में सारा पढ़ चुके हैं। इसका एक्सिस 0 है, इसका एक्सिस 0 है, इसका पीरियड 360 है, इसका पीरियड 360 है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है और उसका एम्पलीट्यूड 1 है। तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं तो आप वही करेंगे, 0 से 360 4 पॉइंट्स ले लेंगे, यानी पीरियड वही रहेगा। डोंट कंफ्यूज, ये स्केल छोटा है, यहां स्केल बड़ा है, एंगल वही 360 तक। ये देखें, वो हमने पीरियड को 4 से डिवाइड किया, 4 एंगल्स आ गए। अब ये देखें 2 तक जाएगा, ये ऊपर भी 2 तक जाएगा और नीचे भी 2 तक आएगा। तो यहां से स्टार्ट फ्रॉम 0 गोज टू मैक्सिमम, ये देखें, फिर आ रहा है नीचे एंड देन गोज टू मिनिमम, और फिर ये देखें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, देखें अब ये वर्टिकल स्ट्रेच हो गया है, यूं स्ट्रेच हो गया। ये वर्टिकल स्ट्रेच का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच का क्या मतलब था? हॉरिजॉन्टल वैल्यूज चेंज हो गई हैं, वर्टिकल वैल्यूज वही है। कंप्रेस हो गया है, तो जैसे 90 पे sin x 1 होता था तो 2x में 45 पे 1 हो गया, यानी कंप्रेस हो गया। हॉरिजॉन्टल में ये है। वर्टिकल में क्या, यानी हॉरिजॉन्टल वैल्यूज में x वैल्यूज चेंज हो रही हैं, y वैल्यूज सेम है, जबकि वर्टिकल स्ट्रेच में वर्टिकल स्ट्रेच, अच्छा एक और बात, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। Horizontal stretch is always parallel to x axis while vertical stretch is always parallel to y axis। ये देखें, ये पॉइंट अच्छा, अगर मैं ओरिजिनल कर्व बनाऊं तो यूं था, यानी ओरिजिनल sin x का ग्राफ ये था, ये ओरिजिनल sin x का ग्राफ। ये पहले -1 था, अब -2 हो गया, ये +1 था, +2 हो गया, एंगल वही रहे, यानी सेम x वैल्यूज पे y वैल्यूज बड़ी हो गई। x वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, y वैल्यूज चेंज हो रही हैं। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में x वैल्यूज चेंज हो रही हैं और y वैल्यूज चेंज हो रही। तो हम ये कह सकते हैं कि लेट fx बी अ फंक्शन, अगर fx एक फंक्शन है देन afx इज अ वर्टिकल स्ट्रेच बाय अ फैक्टर ऑफ ए। अब थोड़ा सा याद रखने की जरूरत होगी इसमें। हॉरिजॉन्टल में क्या है कि अगर 2x हो जाता है तो 1/2 से कर्व छोटा हो गया। sin 2x और sin x में क्या फर्क है? x छोटे हो गए बाय फैक्टर ऑफ 2, 2 अंदर लग रहा है तो, और 1/2 लग रहा था तो x की वैल्यूज बढ़ गई थी। जबकि वर्टिकल में क्या है, अगर 2 है बाहर तो वर्टिकली 2 बढ़ गया। तो अगर afx है तो ये वर्टिकल स्ट्रेच है बाय फैक्टर ऑफ a, बाय फैक्टर ऑफ a, और अगर 1/a है तो 1/a हो जाएगा। स्ट्रेच के अंदर सेम रहेगा। हॉरिजॉन्टल में मतलब अगर ax है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच 1/a हो रही है, और अगर 1/ax है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बाय फैक्टर ऑफ a हो रही है। वर्टिकल में ये, अब ये आपको 3 चीजें आ गई अब तक, 4। ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस हो रहा है तो ट्रांसलेशन हो रही है हॉरिजॉन्टल। ब्रैकेट fx प्लस माइनस a हो रहा है तो फिर वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही है बाय फैक्टर ऑफ a। अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, और अगर फंक्शन के बाहर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेच। 4 हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। मैं एक इनवेरिएंट लाइन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, नॉट फॉर द मोमेंट, वो जब हम बाद में पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आपके। तो स्ट्रेच फैक्टर क्या हुआ जो हम शुरू में बात कर रहे थे? स्ट्रेच फैक्टर इज दिस वैल्यू, ये 1/a या a, ये आपके स्ट्रेच फैक्टर्स है कि यानी कितना स्ट्रेच हो रहा है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। क्लियर हो गई बात? अब रह गई हमारी थर्ड, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन।
आइए रिफ्लेक्शन को कैसे डिस्कस करना है अभी देखते हैं। फिर मैं ये सारी 6 की 6 स्ट्रेचेस ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ लिख दूंगा तो आपको याद भी रहेंगे। आइए, रिफ्लेक्शन। You have met the idea of reflection in your O levels. आपके O levels में आपने रिफ्लेक्शन का आइडिया पढ़ा हुआ है। उसमें एक याद है मिरर लाइन होती थी। मिरर लाइन से आप रिफ्लेक्ट करते थे जितनी दूर पॉइंट, यानी अगर ये मिरर लाइन है एंड दिस इज द पॉइंट, इट इज रिफ्लेक्टेड टू दिस वे, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज ये इनवेरिएंट मिरर लाइन से, जिसको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जितना दूर है इमेज भी उतना ही दूर होगा। अगर ये फासला आपको इक्वल नहीं लग रहा तो वो कोई नहीं पॉइंट समझिए, और ये एंगल 90 डिग्री होता है, यानी जो लाइन ऑब्जेक्ट और इमेज को मिला रही है और जो मिरर लाइन इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे ही था। अब रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ दो ही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो ए लेवल्स की है उसमें रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस के अंदर। अब मुझे फिर अगेन हम ट्रिग्नोमेट्री पे जाते हैं। आइए मुझे ये बताएं, अगर ये पॉइंट है, प्लीज ये देखिएगा, इफ वी हैव अ पॉइंट लाइक 3,4, अगर ये मैं एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करूं हानिया तो ये किधर जाएगा पॉइंट? इफ इट इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, वेयर विल दिस पॉइंट गो? देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है? 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, ये 4 यूनिट नीचे आ जाएगा। और चूंकि इसका एक्स सेम रहा, ये सवाल भी पास पेपर में आते हैं, वो आपको कहेगा कि इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट, मैं बताता हूं अभी क्या आता है। ऐसे अगर इसे हम किसी पॉइंट को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करें, फॉर एग्जांपल दिस इज -5,3, हाउ वुड इट बी रिफ्लेक्टेड? ये यहाँ है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये 5,3 सी। ये आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाया मैंने कि एक्स और वाई और इन्हीं की रिफ्लेक्शन है, इसलिए हम बाकी किसी लाइन को डिस्कस ही नहीं करेंगे ना। ये कैसे शो होती है एग्जाम, मतलब ए की फॉर्म में? आइए करते हैं इसको। देखें, जैसे लेट एफ एक्स बी अ कर्व, देन लेट पूरा लिखना चाहिए, लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ कर्व, यूजुअली ये लैंग्वेज लिखते हैं। देन y is equal to minus fx। अब जरा समझिएगा, माइनस एफ एक्स मुझे बताएं, आपको अगेन हम ट्रिग्नोमेट्री पे जाते हैं। y is equal to sin x and y is equal to minus sin x में क्या फर्क है? What is the difference between these two curves? आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी रिपीट हो रही है। इन दोनों कर्व्स में क्या फर्क है? टर्न्ड अपसाइड डाउन का वर्ड यूज किया था हमने, यानी अगर sin x का ग्राफ यूं है और तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ यूं बन जाएगा, यानी जहां ये मैक्सिमम था जिस एंगल पर, उस पर मिनिमम हो जाएगा, और जहां मिनिमम था वहां पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। उल्टा हो गया ग्राफ। तो ये जो बाहर माइनस लग देगा ना, ये पॉइंट ये था 90,1। तो अगर आपके पास एक पॉइंट है, छोड़ दें इस ग्राफ को, 90 डिग्रीज, 1 अगर आपके पास एक पॉइंट है और आप इसे एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करें तो कहां जाएगा? 90,-1। ये देखें 90, ये पॉइंट 90,-1 है, ये पॉइंट 270,-1 है, यहां क्या हो गया? 270,+1। तो ये एक्स एक्सिस में एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो गया। तो बाहर जो माइनस लगता है, दिस एक्चुअली इज द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। तो आप लिख सकते हैं वाई इज अ रिफ्लेक्शन in the x-axis. Remind you, x-axis में रिफ्लेक्शन है, x-axis। अगर आप साइन कर्व को याद रखेंगे ना तो सारा कुछ साइन से हो जाएगा, वो मैं अभी इसके बाद एक्सप्लेन करूँ। लेट्स मूव टू अनदर वन। व्हाट हैपेंस, प्लीज, अगर आपके पास एक ग्राफ है, लेट्स से x + 1, अगर हम इसको प्लॉट करें, इफ वी प्लॉट दिस ग्राफ, आइए लेट्स प्लॉट इट। स्ट्रेट लाइन है ये,
because the variable is 1, the degree is 1. x 0 पुट, आप 2 पॉइंट्स ले लें कहाँ एक्सिस के ऊपर, x 0 पुट कर दें तो y 1 है और y 0 पुट कर दें तो x -1 है. वी ड्रू दिस ग्राफ, ये बन गया. आइए जरा आप y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स लेते हैं. अब ब्रैकेट के अंदर माइनस ले रहे हैं, f ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा, इसके अंदर जहां जहां x आ रहा है वहां माइनस लगा दें, यही बनेगा. कुछ बच्चों का ख्याल होता है कि ये पूरे को माइनस कर दो, इसका मतलब ये नो भाई, f ऑफ 1 का क्या मतलब है, x की जगह 1 पुट कर दें. f ऑफ माइनस एक्स है तो जहां जहां x आ रहा है वहां माइनस एक्स पुट कर दें. अब ये जो कर्व बना है इसको प्लॉट करते हैं. आइए लेट्स प्लॉट दिस कर्व. अगर मैं इसमें x 0 रखूं, इफ आई पुट x 0 here, व्हाट डू आई गेट, y इक्वल्स टू 1. व्हाट इफ आई पुट, ये कहां पे 0, यानी y 0 कहां हो जाएगा अगर मैं x 1 रख दूं. इफ आई पुट x इक्वल टू 0 आई एम गेटिंग y 1, एंड इफ आई पुट x इक्वल टू 1 व्हाट आई एम गेटिंग, y इक्वल्स टू 0. तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा 1 0. अब अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो इन दोनों ग्राफ्स में क्या फर्क है. ये ग्राफ है f ऑफ x का, दिस ग्राफ इज f ऑफ x, और ये ग्राफ है f ऑफ माइनस एक्स. क्या फर्क पड़ रहा है दोनों में. देखें, जब आप रिफ्लेक्ट करते थे नजफ इन ओ लेवल्स, जब आप रिफ्लेक्ट करते थे तो जो पॉइंट आपका मिरर लाइन के ऊपर हो वो रिफ्लेक्ट होके कहां जाता था. जो पॉइंट मिरर लाइन के, देखें अभी आपसे डिस्कस हुआ था कि अगर ये पॉइंट है 1,2 फॉर एग्जाम्पल, तो ये रिफ्लेक्ट होकर एक्स एक्सिस में कहां जाएगा, नीचे. क्या कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे. अच्छा, एक पॉइंट में ले रहा हूं 4,0, ये रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, है ही मिरर लाइन पे. इसकी एक थोड़ी सी मजाहिया सी एग्जांपल है कि अगर आप अपना मुंह शीशे से लगा लें तो आपका जो इमेज है उसका मुंह भी शीशे से ही लगा हुआ होगा ना. तो अब ये देखें, ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे ये मूव नहीं हुआ. देखें, ये वाला पॉइंट यहां था, ये पॉइंट क्या था, -1,0. अगर ये y एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो तो कहां चला जाएगा, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो तो y एक्सिस ये है. आप सिर्फ इस पॉइंट को देखें, लाइन को छोड़ दें, ये तो ये आ जाएगा 1,0. तो देखें, ये पॉइंट y एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो गया. ये इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये y एक्सिस पे ही था. लेकिन अगर कोई पॉइंट यहां होता तो वो रिफ्लेक्ट होकर यहां चला जाता, कोई पॉइंट यहां होता वो रिफ्लेक्ट होकर. ये क्या हो रही है, व्हाट इज दिस हैपनिंग, इट्स द रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस. तो इसका मतलब है अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाए तो ये y एक्सिस की रिफ्लेक्शन को शो करता है. जैसे हमने लिखा है, देन f(x) is a reflection of the y axis and y is equal to f of minus x is a reflection in the y axis. आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक्स कंप्लीट हो गई. मैं इनको अब एक कॉलम बना देता हूं, उसमें ये सारी आपके सामने मैं लिख देता हूं जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है. 6 हैं. कौन कौन सी ट्रांसलेशन, एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, एक वर्टिकल ट्रांसलेशन, और एक है स्ट्रेच, वर्टिकल स्ट्रेच एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, एंड देन वी हैव रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस. तो ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन हैं आपकी, मतलब हैं 3, उनके आप 6 कर ले, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. इनको हम एक कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं. आपकी तरफ से कोई क्वेरीज है तो पूछ लें. let's sum it up. इसको सम करते हैं. आइए, let y is equal to fx be a curve, ये कर्व है. then f x plus minus a is horizontal translation. By a factor of plus minus a. fx plus minus a is a horizontal translation, is a vertical translation by a factor of. अब देखें, जरा गौर से देखिएगा.
अब आप थोड़ा सा स्मार्टनेस का सबूत देंगे। जब हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन प्लस माइनस ए लिख रहा हूं तो यहां मैंने लिखा है माइनस प्लस ए। ये क्या बात है? इस बात इसका क्या मतलब? यानी अगर एफ, अपने आप को ये बताइएगा, ये देखें क्या फर्क है इन दोनों में। ये साइन एक्स शुरू हो रहा है 0 से, और ये x माइनस 90 को अगर मैं 0 रख दूं, यानी इसका 0 कहां पर है? 90 पे। तो ये ग्राफ 90 से शुरू होगा और फिर कंप्लीट होगा 360 प्लस 90 450 पे। ये 90 आगे ट्रांसलेट हो गया हॉरिजॉन्टली। ये देखें, ये कल भी बात हुई थी कल के लेक्चर में। यानी अगर प्लस हो माइनस हो तो आगे हो जाता है, प्लस यहां प्लस होता तो ये पीछे हो जाता। दैट्स वाई इफ इट इज x प्लस ए देन ट्रांसलेशन माइनस ए है, और अगर ये x माइनस ए है तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन प्लस ए है। वर्टिकल में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वर्टिकल में अगर प्लस हो रहा है तो वर्टिकल ट्रांसलेशन प्लस की है, ऊपर जा रहा है, और अगर माइनस है तो वर्टिकल ट्रांसलेशन माइनस ही है, यानी नीचे आ रहा है। ठीक हो गया? ये हमने ट्रांसलेशन में डिस्कस की थी। सेकेंड, ये हो गया 1, ये हो गया 2। देन द थर्ड इज एफ AX is a horizontal stretch by a factor of a 1 upon a। ये ध्यान कीजिएगा। एंड f 1 upon AX is a horizontal stretch by a factor of a। ये उल्टा है इसमें। सिमिलरली इसको आप फोर्थ कह लें या 3ab कह लें, फिर आ जाएगा फोर्थ। f AFX is a vertical stretch by a factor of a। वर्टिकल में सेम है, और इसी का अगर आप 4 का इसको ए बी कह लें, 4 का पहला पार्ट कह लें, चले चूंकि ए इन्वॉल्व है यहाँ पे, ए एफ एक्स, ये इसका ए पार्ट है। और बी पार्ट क्या है कि अगर 1 अपॉन ए एफ एक्स है तो इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेच बाय अ फैक्टर ऑफ 1 अपॉन ए। प्लीज ये समझिए, आई होप क्लियर है ये। एंड देन फाइनली द फिफ्थ वन, अलग से लिख देता हूं मैं यहाँ, चलें, जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस की। एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स इज, व्हाट इज माइनस एफ ऑफ एक्स? इट्स अ रिफ्लेक्शन, इज अ रिफ्लेक्शन in the x-axis, and f of minus x is a reflection in the y-axis. I hope ये बातें, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। I mean, अब इसको आप प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पेपर में कैसे आते हैं वो देखते हैं। आज थोड़ी सी ऑर्डर्स की बात, ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना तो आपको उनमें कई क्वेश्चंस में ये आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर बताएं एंड करेक्ट ऑर्डर बताएं। दो बातें याद रख लें इसमें, ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, रिफ्लेक्शन का तो कोई चक्कर नहीं है। एक बात आप पहले तो ये याद रख लेंगे, पहले सारी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लें, फिर सारी वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लें। मिक्स नहीं करें कि आपने पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच लगा दी, फिर आपने वर्टिकल ट्रांसलेशन लगा दी, फिर आपने वर्टिकल स्ट्रेच लगा दी, फिर आपने हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन या स्ट्रेच लगा दी। नो, आप सारी हॉरिजॉन्टल एक साथ लगाएंगे, सारी वर्टिकल एक साथ लगाएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर क्या है? देखिए, वर्टिकल में अगर मैं आपसे ये कहूं, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये हमें याद कर लेनी है, कई ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सेम रिजल्ट आ सकता है। अभी पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो हम बात करेंगे, जब बात होगी तो मैं समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक साइन कर्व है, फॉर एग्जांपल ये साइन कर्व है, तो यहां पर इसका डिस्टेंस 1 है, यहां से ये आपको पता है डिस्टेंस 1 है।
अब अगर आपसे कोई कहे कि वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस पर अगर मैं लगाऊं और वर्टिकल स्ट्रेच भी हो इसको, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है यहां जो अलग से नंबर ऐड होता है ये वर्टिकल स्ट्रेच है, यहां जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो सॉरी जो यहाँ पे वैल्यू ऐड होती है ये वर्टिकल ट्रांसलेशन है, और यहाँ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वर्टिकल स्ट्रेच है। याद कीजिए मैंने आपको एक ब्लॉक एक बॉक्स बनाया था, मैंने उसमें मैंने लिखवाया था कि जो वैल्यू AFX है ये वर्टिकल स्ट्रेच है, और ये वाली जो वैल्यू है ये वर्टिकल ट्रांसलेशन है। तो इसमें अब वर्टिकल ट्रांसलेशन भी हो रही है, वर्टिकल स्ट्रेच भी हो रही है। वो आपसे ये पूछेगा कि इसमें कौन सी पहले अप्लाई करेंगे। तो देखें आप अगर आपको ये साइन का कर्व याद रहे, इससे आपको सब याद रहेगा। अगर तो आप स्ट्रेच पहले लगाते हैं, ट्रांसलेशन पहले लगाते हैं, तो ये पॉइंट है 90,1 यानी 90 डिग्रीज है और y1 है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आप नोटिस करें अगर आप ट्रांसलेशन पहले लगाते हैं तो ये बन जाएगा 90,2। अब अगर आप स्ट्रेच लगाते हैं इसके ऊपर 2 की, वर्टिकल स्ट्रेच में एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से पॉइंट मूव होते हैं, तो अगर ये होता है 90,1 है तो देखें एक लाइन होती है जिसे मैंने आपको पहले बताया था इनवेरिएंट लाइन। स्ट्रेच में सारी मूवमेंट्स जो है वो इनवेरिएंट लाइन से मेजर होती है। तो यहां से ये इनवेरिएंट लाइन से पॉइंट 2 है, तो अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे विद द फैक्टर ऑफ 2 तो ये पॉइंट पहुंच जाएगा यहां पे विच इज 90,4। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर आप यहां 90 पुट करें इस फंक्शन की इक्वेशन में, अगर आप 90 पुट करें, लेट्स से इसका नाम gx है और इसका नाम fx है, वो आपसे पेपर में पूछेगा कि fx के ऊपर हमने कौन जो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाई हैं और gx बनाया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नाम के साथ लिखें, राइट दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन द करेक्ट ऑर्डर। ये लिखा हुआ होता है सवाल पेपर में, यानी दिस function fx is equal to sin x has been transformed to gx, write the transformations involved and in the correct order। ये 2 मार्क का भी है, एक 6 मार्क के भी हैं, तीन ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है और 6 मार्क्स दिए हैं। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन सही लिखें और उनके ऑर्डर्स करेक्ट लिखें, 6 मार्क्स, और ये बहुत इजी 6 मार्क्स होते हैं अगर आपको समझ हो तो। जबकि अगर आप यहां 90 रखें तो साइन 90 इज 1, 1 2 2, 2 + 1 3 आ रहा है, जबकि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है कि 90 के ऊपर 4 आ रहा है। इसका मतलब है हमारी ट्रांसलेशन का ऑर्डर गलत है। हमारी मैं मिक्स कर देता हूं ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर गलत है। अब इसी के ऊपर अगर मैं यूं लगाऊं इसको, ये देखें, इफ आई अप्लाई, मैंने यहां क्या किया था, मैंने लगाया था ट्रांसलेशन फर्स्ट, मैंने ट्रांसलेशन लगाई एंड देन स्ट्रेच लगाई, स्ट्रेच सेकेंड। देखें लास्ट क्लास में जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो लास्ट क्लास के क्वेश्चंस में उसने आपको इक्वेशन दी होती थी और ट्रांसफॉर्मेशंस लिखी भी होती थी कि पहले आप ट्रांसलेशन लगाएं, फिर आप स्ट्रेच करें, फिर आप रिफ्लेक्ट करें। वो तो जिस ऑर्डर में दी होगी वो लगा देंगे हम, लेकिन अगर हमें ऑर्डर नहीं दिया हुआ और सिर्फ 2 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, ये बहुत काम की बात है, तो वो आपसे पूछे कि ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर बताओ तो इट मस्ट बी इन करेक्ट ऑर्डर। अब जरा यहां देखें, अब अगर मैं साइन एक्स को पहले स्ट्रेच कर लूं, मतलब ये 1 है, यहां से 1 है एक्स एक्सिस से। देखें आपके यहां स्ट्रेचिंग जिस लाइन से मेजर्स होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इनको इनवेरिएंट लाइन कहते हैं। हालांकि इसका सिलेबस में नाम से नहीं है, इन माय हम्बल ओपिनियन नाम होना चाहिए था। जब आप स्ट्रेच फैक्टर की बात करते हैं, स्ट्रेच फैक्टर होता क्या है कि जहां इमेज है और जहां पे ऑब्जेक्ट है उन दोनों का रेशियो क्या है, इसे ही स्ट्रेच फैक्टर कहते हैं। अब जहां इमेज है, इमेज कहां से मेजर हो रहा है, इमेज मेजर हो रहा है एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से इमेज कहां है, एक्स एक्सिस से ऑब्जेक्ट कितना है, तो जितना डिस्टेंस इमेज का है और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है, इनको अगर आप डिवाइड कर दें, दैट इज व्हाट वी कॉल स्ट्रेच फैक्टर। आइए अब अगर इसका स्ट्रेच फैक्टर 2 है, क्योंकि बाहर जो वैल्यू लगी हुई होती है वो वर्टिकल स्ट्रेच होती है, तो अगर ये 1 है यहां पे 90,1, तो ये अगर यहां से मैं इसको डबल स्ट्रेच करूं तो ये कहां पहुंच जाएगा 90,2 पे, क्योंकि इसका डिस्टेंस 1 था, 1 का डबल हो गया 2 हो गया।
और अब मैं इस पर एक लगाऊं ट्रांसलेशन, यानी वर्टिकली इसको एक और ऊपर कर दूं, तो ये कहां पहुंच जाएगा? 90,3 के ऊपर। अब अगर आप यहां पे 90 पुट करें तो साइन 90 इंटू 1, साइन 90 इज 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3 आ रहा है, 90 पे 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में जो आपने वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो ऑर्डर लेंगे आप, वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में जो आपका ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले आप स्ट्रेच अप्लाई करें, सबसे पहले आप स्ट्रेच अप्लाई करेंगे, सेकंड नंबर पे आप ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे। ये वर्टिकल की बात हो रही है, ठीक है बेटा। एंड थर्ड में आप अप्लाई करेंगे रिफ्लेक्शन। देखें, आप रिफ्लेक्ट करके ट्रांसलेट ये वाली लगा दें या ये लगाकर रिफ्लेक्शन लगाएं, रिफ्लेक्शन से कोई फर्क आप नोटिस करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिफ्लेक्शन, बस इस ऑर्डर को याद कर लें, नॉट इन द सेंस ऑफ प्योर रट्टा लगा लें आप, लेकिन अब आपको मैंने ये समझा भी दिया कि क्यों स्ट्रेच पहले लगती है, ट्रांसलेशन क्यों बाद में लगती है। ये बात होगी वर्टिकल की। लेट्स टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वर्टिकल में ये हो गया, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। आइए हॉरिजॉन्टल की बात करें। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन, देखें ये थोड़ी थिंकिंग है लेकिन इजी है ये भी। पहले तो हम याद कर लें कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती थी? अगर फंक्शन में मल्टीप्लाई हो जाए कोई वैल्यू, अगर a से मल्टीप्लाई हो रही है तो हॉरिजॉन्टली ट्रांसफॉर्म हो रहा है बाय 1/a। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है ना, तो साइन x और साइन 2x में क्या फर्क है? क्या फर्क है इन दोनों ग्राफ्स में? ये वाला ग्राफ कंप्रेस हो जाता है, 180 में बन जाता है, ये 360 में। ये वाली वैल्यू आप इसके पीरियड को 360 से जो है उसको इससे डिवाइड करते हैं। और अगर ये यूं लिखा हो तो आप 360 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 360 डिवाइडेड बाय 1/2। एक याद करने का तरीका है 720। तो यानी साइन हाफ एक्स स्ट्रेच हो जाएगा, साइन 2x कंप्रेस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो a वैल्यू है ये 1/a बनती है, यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन बाय फैक्टर ऑफ 1/a। और अगर 1/a है तो बाय हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन बाय फैक्टर ऑफ a। जबकि वर्टिकल में यही है, अगर AFX लिखा हुआ है तो यार मैंने क्या बोला है? ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूं, स्ट्रेच, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बाय फैक्टर ऑफ 1/a। और अगर 1/a लिखा हुआ है, ये मैंने एक बॉक्स बनवाया था, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, तो वो a के फैक्टर से होगी। जैसे यहां ये याद कर लें, देखें 360 था, 1/2 साइन हाफ एक्स की स्ट्रेच जो है वो 720 तक हो गई, जबकि साइन 2x की ये हो जाएगी 360 डिवाइड बाय 2 180, यानी कंप्रेस हो गया, श्रिंक हो गया। तो उल्टा हो जाता है हॉरिजॉन्टल में, जबकि वर्टिकल में वही रहता है। ये वर्टिकल स्ट्रेच है बाय फैक्टर ऑफ ए, ये वर्टिकल स्ट्रेच है बाय फैक्टर ऑफ 1/a। एनीवेज, तो ये तो हमने बेसिक बातें कर ली कि अगर अंदर वैल्यू लिखी हुई है, जैसे वो अगर आपसे कहे कि अब यहां पर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच को समझने की जरूरत है। वो कैसे? जैसे अगर यूं लिखा हुआ है, मैं आपके पेपर का एक सवाल ले लेता हूं, ये देखिए, बताइए साइन एक्स पर हमने एक साइन एक्स हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, वो इस जगह पहुंच गया और इस फंक्शन का नाम जी एक्स है। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशंस आर इन्वॉल्व्ड एंड व्हाट इज देयर करेक्ट ऑर्डर? पहले पहले तो आप फौरन देखेंगे कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है बाय फैक्टर ऑफ 2, और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है बाय। अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन है, दो चीजें समझने की जरूरत है। आप अगर इसकी मार्किंग स्कीम खोलें तो वो आपको ट्रांसलेशन में 30 0 भी बताता है और 60 0 भी बताता है, बस बताता है, उसके बाद आगे चला जाता है, एक्सप्लेन नहीं करता कि दो ट्रांसलेशन कैसे हो रही हैं। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएं
इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स, अगर यहां पर आप इसको 30 डिग्री स्ट्रेच कर दें, सॉरी ट्रांसलेट कर दें 30 डिग्री, ठीक है, तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा, देखिए 30 डिग्री। अभी आप इसका पीरियड नॉर्मली रखें, जो नॉर्मल पीरियड है साइन एक्स का, 30 डिग्री से स्ट्रेच किया है। नॉर्मल पीरियड इसका क्या होता है 360, नॉर्मल पीरियड क्या होता है 360, ये आ गया 390, 30 आगे हो गया तो 360 से आगे होकर 390 हो जाएगा। मैं नॉर्मल बनाया था, ये 0 से 360 तक होता है। आपने क्या किया, छोड़ दें इस हाफ को, आपने सिर्फ ट्रांसलेट किया। आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था फंक्शन के अंदर प्लस माइनस हो तो आप इसे 0 रखते हैं। आप कहेंगे सर यहां आपने 0 नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं इसको 0 रखता हूं तो x 60 आ जाएगा, यानी ट्रांसलेशन 60 बनेगी, उस पर ही बात करता हूं। अब आप क्या करें, इसको 2 से स्ट्रेच कर दें। 1/2 हो तो स्ट्रेच क्या होती है हॉरिजॉन्टल, 1/2 हो तो स्ट्रेच क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो अगर आप इसका ट्वाइस कर लें, ये बन रहा है यानी 390 कहां पहुंच जाएगा, 390 का डबल क्या होगा 780, राइट, 780 30 का डबल हो, यानी आप यहां हॉरिजॉन्टल से जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो डबल हो जाएंगे। 30 जो है वो 60 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो आप, अच्छा एम्पलीट्यूड वही है 1, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे एंड सब, अच्छा ये आ जाएगा यूं लाइक दिस। लेट्स से ये आपका ग्राफ है, गेटिंग माय पॉइंट। 60, अब ये देखें ये बना हमने जब हमने पहले ट्रांसलेशन कर लिया और फिर 1/2 का स्ट्रेच किया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, इफ आई राइट इट लाइक दिस, हाफ कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा x - 60। ठीक हो गया, हाफ कॉमन ले लिया, या x आ गया। 30 को जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को तो 30 बन जाएगा। ये सेम है, पहले हमने क्या किया था, ट्रांसलेशन लगाई थी फिर स्ट्रेच किया था, अब मैं स्ट्रेच पहले लगाऊंगा। आइए देखें, तो मेरा ओरिजिनल ग्राफ है वही साइन एक्स, मैंने स्ट्रेच लगाई इस पर 60 ट्वाइस, तो मेरा जो ओरिजिनल ग्राफ था वो क्या बन जाएगा, जब ट्वाइस की लगाऊंगा तो कितना बन जाएगा ये 720 और ये 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो आपका 91 था वो 181 हो गया, क्योंकि डबल होगी स्ट्रेच हॉरिजॉन्टल। जो आपका 270 था, 270 का डबल क्या होगा 540 है ना, 7 2 14 एंड 2 540। ये मैंने स्ट्रेच लगा दिया पहले 1/2 यानी 2 की स्ट्रेच लगा दी, ये आ गया। अब इसको आप 60 डिग्री आगे कर दें, अगर आप इसको 60 डिग्री आगे कर देंगे तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा, ये देखो, and it starts from 60 and it ends at 720 में 60 ऐड करें 780। सेम ग्राफ आ रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों स्ट्रेच करेक्ट की हमने, स्ट्रेच और ट्रांसलेशन। अब आप कहेंगे सर हमें इसमें आपने स्ट्रेच पहले ट्रांसलेशन पहले की एंड देन यू अप्लाइड द स्ट्रेच, और इस केस में आपने स्ट्रेच यहां आपने ट्रांसलेशन पहले की फिर स्ट्रेच की, यहां आपने स्ट्रेच पहले की और फिर ट्रांसलेशन की। अब हॉरिजॉन्टल में दोनों अलाउ होते हैं कि आप कोई एक पहले कर लें, लेकिन अगर आप कहें कि जरा हमें याद करना है, देखिए अगर तो इस स्टाइल में लिखा हुआ है पेपर में आपके पास सवाल आ जाए कि फंक्शन ये है और अब जो फंक्शन बन रहा है वो ये है फॉर एग्जाम्पल, तो बताएं यहां क्या हो रहा है। तो यहां पर आपकी पहले स्ट्रेच है बाय फैक्टर ऑफ ए and then you have a translation by a factor of -b। लेकिन अगर यूं लिखा हुआ है कि fx एक फंक्शन है और यहां बन रहा है ax यानी 1/ax लेट्स से प्लस c, तो यहां पर आप क्या करेंगे, स्ट्रेच ऑफ a एंड देन ट्रांसलेशन ऑफ -c। अगर आप कोई एक याद करना चाहते हैं कि जरा हम हमेशा कॉमन ले लिया करें, जैसे हमें वर्टिकल में याद है कि वर्टिकल में पहले हमेशा स्ट्रेच होती है फिर ट्रांसलेशन होती है, क्या हॉरिजॉन्टल के अंदर भी पहले आप स्ट्रेच कर रहे हैं और फिर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो फिर इस फॉर्म में लिखने की आदत डाल दें।
हाँ, इट्स इंजीनियरिंग, दिस इज इंजीनियरिंग। मैंने ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस लगाकर आपको देखें फाइनल कर्व वही बना के दिया। तो इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एट दिस लेवल, एट दिस ए लेवल्स, या आप जब भी छोटे होते हैं तो जैसे वर्टिकल में हमने याद कर लिया स्ट्रेच, फिर हमने क्या किया ट्रांसलेशन, एंड देन हमने रिफ्लेक्शन रखा। वर्टिकल में भी यही याद कर लें, स्ट्रेच, ट्रांसलेशन एंड देन रिफ्लेक्शन। लेकिन ये चीज है तो फिर है, या तो आप कह रहे हम हमेशा कॉमन ले लेंगे, विल ऑलवेज टेक कॉमन एंड देन वी अप्लाई स्ट्रेच एंड देन वी गो फॉर द ट्रांसलेशन, ये कर लें हमेशा। आई होप यू गेटिंग इट। तो इसमें ये देखें, यहां मैं लिख देता हूं ट्रांसलेशन फर्स्ट, then stretch later, stretch second, और यहां पर stretch first, translation second। That's your choice कि आप इसे कैसे याद करते हैं या समझते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्डर क्या रखें, थर्ड रिफ्लेक्शन। लेट्स डू सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस। आइए अब हम कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस करते हैं।